की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं इस समय दिलशाद गार्डन से। हमारे बीच ऐसी शख्सियत जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं और सरकारी आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं कि जो आंकड़े हैं सरकारी जातीय आधार पर या जो जजमेंट इस समय आया है उन आंकड़ों के ज्ञाता हैं। हमारे बीच में है केसीपी पंत सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। अभी जो ये 1 तारीख को 1 अगस्त को जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट ने पूरे जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं इनको इसको हिला के रख दिया कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरीके का जो जजमेंट है, जो वर्गीकरण का जो जजमेंट है, ये हमें नहीं चाहिए। तो क्या मानना है सर? आप तो इन आंकड़ों के विशेषज्ञ रहे हैं और आपने तो संविधान को बड़े बारीकी से पढ़ा है। आप तो जो आयोग बने थे या उन आयोग के भी विशेषज्ञ रहे हैं, तो क्या मानते हैं सर इस जजमेंट को आप? देखिए, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है और देश के लोगों को इस बारे में काफ़ी जानकारी मीडिया के माध्यम से और कोर्ट का जजमेंट वगैरह है, अखबारों में भी जानकारी दी है। उसके माध्यम से इस पर चर्चा पूरे देश में गर्म है। कोई आंदोलन की बात कर रहा है, कोई मतलब रिव्यू पिटीशन की बात कर रहा है और उसमें इसको लेकर के लगातार चर्चा जो है गर्म बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी बैकग्राउंड है ये जजमेंट की और जातियों की आरक्षण मतलब क्यों मिला, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर मतलब ये आरक्षण आया कैसे। और अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों जो हैं अलग अलग मतलब संविधान के शेड्यूल हैं, उसके अंतर्गत इनको कवर किया जाता है। 340 के अंतर्गत जो आयोग बनाया गया उसको काका कालेलकर कहते थे, ओबीसी उसके अंदर कवर होता है। 341 में शेड्यूल कास्ट कवर होता है। 342 में जो है आपका शेड्यूल ट्राइब कवर होता है। तो इस तरह से ये तीनों जो शेड्यूल हैं उसके अंदर ये कवर होते हैं। इनके आयोग मतलब जो है अलग अलग बने हुए हैं। शेड्यूल ट्राइब का आयोग एक अलग बना हुआ है, शेड्यूल कास्ट का आयोग अलग बना हुआ है और ओबीसी का एक आयोग अलग बना हुआ है। तो जहाँ तक ये जो सवाल जो मुद्दा जो गर्म है इस समय, सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को जजमेंट आया है, उसका कारण ये है कि मतलब जो सब क्लासिफिकेशन उन्होंने मतलब उसके ऊपर ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन एक तरह से टिप्पणी दी है, सरकार को सजेशन दिया है, राज्यों के लिए गाइडलाइन दी है कि कैटेगराइजेशन किया जा सकता है उपजातियों में। जातियों में जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के अंदर उपजातियाँ बनाई जा सकती हैं। मतलब 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 2 कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। और इस तरह का जो कैटेगराइजेशन है वो ऑलरेडी पंजाब में मतलब हो चुका है। उसका केस, पंजाब का ही केस मतलब आया था सुप्रीम कोर्ट में, आंध्र प्रदेश में और आपका तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ये कैटेगराइजेशन हो चुके हैं। और क्या नाम है, जो बिहार में अभी जो है जनगणना भी हुई है। तो इसका थोड़ा सा मैं एक आधार बताना चाहूँगा कि जो 41-42 में वो कह रहे हैं कि ओबीसी में तो कैटेगराइजेशन हो सकता है लेकिन SC/ST में कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता है। ये चीज़ जो है, जो बेला त्रिवेदी हैं, जो जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, जो 7 जजों की खंडपीठ थी, तो उन्होंने बाकायदा इसको अंडरलाइन किया है। और 2004 में जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट इसी आधार पे उनको पंजाब का और दूसरे मतलब स्टेट का मतलब रिजेक्ट किया गया, क्योंकि उसमें जो है होमोजीनियस ग्रुप का ध्यान नहीं रखा गया था जो कैटेगराइज राज्यों ने की। तो 2004 के जो जजमेंट में, चेन्नैया जो जजमेंट था, उसमें ये कहा गया कि होमोजीनियस ग्रुप है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है और होमोजीनियस आया कहाँ से? तो इस बात पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जो होमोजीनियस क्या है और ये आया कहाँ से। तो उसके लिए आपको पता होगा कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, उसी संविधान के अंदर ये अनुच्छेद हैं और संविधान की सुरक्षा करना, संविधान का मतलब उसका व्याख्या करना, ये अधिकार जो है, ये दायित्व जो है सुप्रीम कोर्ट का है।
और जो इसके ऊपर कानून बनाना, ये जो दायित्व है भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट उस कानून की रक्षा करता है और उसकी व्याख्या करता है। तो ये जो एक कानून है, इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने इस 1 तारीख के जजमेंट में करी है और 7 जजों की खंडपीठ ने जो निर्णय हैं अलग अलग दिए हैं। अब जैसे बेला त्रिवेदी का जो निर्णय है वो 2004 का जो जजमेंट है उसी को डिटो करता है। कह रहे कि उसमें होमोजीनियस ग्रुप का ध्यान रखा गया था और उसमें यह कहा गया था कि कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता, इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि इसके पीछे की बैकग्राउंड में हमें जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसकी बैकग्राउंड जानने के लिए हमें 1909 में जाना पड़ेगा। 1909 के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है अछूत कौन और कैसे। अछूत कौन है और वो कैसे अछूत बने हैं। तो उसमें ये हिंदी का ये आपका जो क्या नाम है किताब है, उनका जो खंड है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो किताबें हैं वो वेबसाइट पे मिल जाती हैं और आपको सामाजिक प्रतिष्ठान है वहाँ मिल जाती हैं। तो उसमें इस किताब में चैप्टर 9 है। ये मेरे पास देखिए, ये किताब का मतलब ये मैंने फ़ोटो किया हुआ है, अध्याय 9 का। इस किताब के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि 1870 से हर 10 साल के बीच में जनगणना होती थी और उस जनगणना रिपोर्ट में जातियों की जनगणना नहीं होती थी। उसमें सिर्फ धर्म गिने जाते थे, धर्म की संख्या गिनी जाती। कमिश्नर एक रिपोर्ट देता था, जो क्या नाम है सेंसस कमिश्नर है, उसमें लिखता था कि इतने मतलब जो है हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने ईसाई हैं। इस तरीके से वो लिखते थे, लेकिन जातियां नहीं बताई जाती थी उसके अंदर। देखिए ये सवाल इसलिए भी मैं उठा रहा हूँ क्योंकि आज जाति जनगणना का भी सवाल चल रहा है। जाति जनगणना होनी चाहिए। अभी मतलब 21 से ड्यू चल रही है, गणना हुई नहीं है अभी। तो अभी जाति जनगणना हो या नहीं हो, ये भी बहुत गर्म है मुद्दा। इसके साथ साथ और दूसरा मुद्दा, ये जो जाति जनगणना है वो इस सवाल से जुड़ी हुई है, जो ये जो केस आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, तो ये कैसे जुड़ी हुई है, ये इसके लिए हमें 1909 में जाना पड़ेगा। तो 1909 में ये 1911 में जो जनगणना के आंकड़े आए, वो पहले आंकड़े भारत में जाति के आधार पर आंकड़े थे और लास्ट जो आंकड़े थे 1931 में थे जाति के आधार पर। 1911 से लेकर 1931 तक जाति के आधार पर गणना होती थी। क्यों होती थी, इसका कारण क्यों था, ये जनगणना शुरू क्यों हुई, उसके लिए समझ लेना बहुत ज़रूरी है। शायद इस मीडिया में कोई चर्चा इस पर अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर उस समय आगा खां थे। तो आगा खां ने अंग्रेज़ों की सरकार के सामने ये सवाल उठाया कि हमारी जो आबादी है मुसलमानों की भारत के अंदर, वो लगभग हिंदुओं के बराबर है, लेकिन आप जो है जब जनगणना आती है उसमें हिंदुओं की आबादी मतलब ज़्यादा कर दी जाती है और मुसलमानों की आबादी को बहुत कम दिखाया जाता है। तो हिंदुओं की आबादी ये ज़्यादा कैसे हुई है, इसके लिए उन्होंने सवाल उठाया कि इसके अंदर हिंदुओं में उन लोगों को भी गिन लिया जाता है जो लोग हिंदू हैं ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि जो अछूत लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, और क्यों नहीं है हिंदू, उसके लिए उन्होंने 10 सवाल बताए कि ये 10 सवाल हैं। और मतलब जो अध्यात्म जातियां हैं, एनिमिस्ट जातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं, वो भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनके अलग अलग कबीले हैं और कबीले का अलग धर्म है, अलग उनके रीति रिवाज हैं। वो हिंदुओं के मतलब देवी देवता को नहीं मानते हैं, ना ब्राह्मण को संस्कार कराते हैं। इसी तरह से अछूत लोगों के पास संस्कार करने के लिए ना तो ब्राह्मण जाता है, ना वो ब्राह्मणों से कराते हैं। तो खाली ये मतलब एक सवाल तो मेन सेंटर पॉइंट है कि हिंदू नहीं है, वो एक अलग मतलब वर्ग है और उनको इन्होंने आउटकास्ट किया गया है। ना वो ब्राह्मण में आता है, ना वो क्षत्रिय में आता है, ना वो वैश्य में आता है, ना वो शूद्र में आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में नहीं आता है, जो चतुर्वर्णी व्यवस्था है हिंदुओं में। उसके अलावा ये उसको 5वां वर्ण है। गांधी जी ने भी बाद में उसको पंचम बोला, इन्हीं अछूतों के लिए पंचम बोला। हरिजन बाद में बोला उन्होंने, पहले उनको पंचम बोला था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको डिप्रेस क्लास बोला कि जो डिप्रेस क्लास हैं, जो बहिष्कृत जातियां हैं, जो इनसे बहिष्कृत हो गई हैं धर्म से, उन जातियों को उन्होंने पहली बार अंग्रेज़ों ने एक मतलब शेड्यूल बनाया
उस गणना के लिए जो 2011 में जनगणना आई है जी। तो 2009 में उसके ऊपर एक स्टडी की गई। स्टडी करके उनके आधार बनाए गए कि कौन से सवाल ऐसे डाले जाएं जिनके आधार पर इन जातियों को आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी जातियाँ हैं जिनको अछूत मतलब माना जाता है और कौन सी जातियाँ ऐसी हैं जिनको ट्राइब माना जाता है। तो उसके लिए 11 सवाल उन्होंने रखे। तो जो किताब में जो 11 सवाल हैं उनको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। नंबर 1 तो ये था कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानते, जो जातियाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानती हैं। दूसरा, किसी ब्राह्मण अथवा किसी माने हुए हिंदू गुरु से वो मंत्र नहीं लेती हैं। तीसरा सवाल था, देवताओं को प्रमाण नहीं मानती हैं, हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं, अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं करते हैं, उसका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता है, अछूतों का कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता है, हिंदू मंदिरों के गर्भगृह में ये जातियां के आदमी नहीं जा सकता, स्पर्श अथवा निश्चित सीमा के भीतर आकर उसे अपवित्र कर देते हैं। ये जातियां ब्राह्मण को कोई 500 मीटर से, कोई 100 मीटर से, कोई नज़दीक से अपवित्र कर देती है। इसमें डिग्री बनाई हुई है। बहुत सारी जातियां तो ऐसी हैं जो 500 मीटर पे खड़ी हो जाए तो उससे अपवित्र हो जाएगा। ऐसा दक्षिण भारत में था, बहुत दिनों तक चलता रहा। और 9वां सवाल था कि अपने मुर्दों को वो गाड़ते हैं, जलाते नहीं, गाड़ते हैं। और 10वां सवाल है, गौ मांस खाते हैं, मतलब गाय का मांस खाते हैं और गाय के प्रति उनकी कोई श्रद्धा भी नहीं है। ऐसी जातियां कौन कौन सी हैं, ये मतलब जो है जो 1911 की जनगणना हुई उसमें इन सवालों को जोड़ दिया गया और उनको हिंदुओं से आउटकास्ट करने के लिए इनको मतलब उसमें सवाल ये रखे गए और उसके आधार पर ये जातियां गिनी गईं। अब इन 10 सवाल में 5 सवाल तो ऐसे हैं जो अछूतों को आइडेंटिफाई करते हैं और 5 सवाल ऐसे हैं जो मतलब एनिमिस्ट या आदिवासियों के लिए आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, 5 सवाल आइडेंटिफाई आदिवासियों करते हैं और 5 जो अछूतों करते हैं। तो 2 कैटेगरी बना दी इसमें, अछूतों की अलग। इन 10 सवाल के आधार पर 2 कैटेगरी बनी, मतलब अछूत और 5 सवाल जो है जिनके पास लागू होते हैं वो जो है आदिवासी या मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब पहले शब्द नहीं था, बाद में आया ये तो संविधान। तो जो अछूतों के लिए कौन कौन सवाल हैं वो मैं फिर से बता देता हूँ। अछूतों का मतलब शेड्यूल कास्ट जो बोला जाता है जी। उनके लिए कॉमन सवाल थे, किसी ब्राह्मण अथवा किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेने वाले अछूत हैं, ठीक है। अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं करते हैं, ऐसी जातियां भी अछूत हैं। उसका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता है, वो जातियां भी अछूत हैं। और हिंदू मंदिरों के गर्भगृहों में जिनको नहीं जाना दिया जाता है, जिन जातियों को, वो भी जातियां अछूत हैं। और 10वां था जो लास्ट है, गाय का मांस खाते हैं और गाय के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे, वो भी अछूत थे। तो ये 5 सवालों के आधार पर अछूत हुए। तो ये क्या हुआ, ये मतलब जो शेड्यूल कास्ट जो आज बोला जा रहा है, जिसको अछूतों के आधार पर डिप्रेस क्लास बना, डिप्रेस क्लास के आधार पर उनको आज़ादी के बाद में एक शेड्यूल बनाया गया। 1950 में एक्ट बना, 56 में एक्ट बना। तो उसके आधार पर एक क्या बना, शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में होमोजीनियस का मतलब ये 5 तत्व जो हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जो मैंने अभी पढ़े बाबा साहब किताब से। और 5 तत्व ट्राइबल में पाए जाते हैं जो मैंने पढ़े। तो 5 तत्व जिनमें पाए जाते हैं शेड्यूल ट्राइब में, उसका मतलब शेड्यूल ट्राइब सारी जातियां, उनके अंदर 5 तत्व हैं जो होमोजीनियस हैं, सभी में पाए जाते हैं। और ये जो 5 तत्व हैं ये शेड्यूल कास्ट के अंदर सभी में पाए जाते हैं। तो ये जो सवाल है इसके आधार पर 341 अनुच्छेद बाबा साहब अम्बेडकर ने जोड़ा, जो बाबा साहब अम्बेडकर को पहले से ही पता था। 1935 के संविधान में मतलब इसको रखा गया है, इसी 1919 के संविधान में इन्हीं तथ्यों को रखा गया। 1935 के बाद में 1950 का जो संविधान बना आज़ादी का, वो भी बाबा साहब ने। अब बाबा साहब का रिलेशन 1919 संविधान से था, 1935 के संविधान से था, और 1950 का संविधान तो बाबा साहब ने खुद बनाया ही है, जिसका सुप्रीम कोर्ट निर्वचन कर रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 1 अगस्त को दिया है।
अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको समझना है तो बाबा साहब की अछूत कौन थे ये किताब बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और उन्होंने ये बताया है कि ये पीछे तक कौन थे ये भी बताया उसमें, लेकिन उस विषय पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ कानूनी विषय पे आना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि आज जो राजनीतिक रूप से जो ग्रुपिंग हुई, जो पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको बांट दिया कि भाई जो मलाई खा रहा है ये मलाई नहीं खा रहा है, ये राजनीति में नेता बन जाता है, ये नेता नहीं बनता है। तो उसके आधार पर उन्होंने उनको मतलब वर्गीकरण कहा। ये राजनीतिक वर्गीकरण है, सामाजिक वर्गीकरण नहीं है। 341, 342 और 340 में 340 में ही देख लीजिए जो आधार बनाया गया, उसके अंदर आधार बनाया गया सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं वो अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं। ये काका कालेलकर आयोग में 53 में मतलब जो आया वो उसमें है। फिर उसके बाद में जो आपका मंडल कमीशन आया उसमें वही आधार रखे गए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। तो ये जो जातियाँ अलग नहीं है, कोई भी जातियाँ, न शेड्यूल ट्राइब अलग है, न शेड्यूल कास्ट अलग है और न ओबीसी अलग है, जो लोग अलग अलग करते हैं। पहला तो ये तीनों ही अलग अलग नहीं है। इनमें जो कैटेगरी जो करी गई है इन जातियों की, पिछड़ी जातियों की 3 कैटेगरी करी गई। पहली कैटेगरी करी गई शेड्यूल कास्ट जिसमें अछूतपन का आधार है। दूसरी कैटेगरी करी गई शेड्यूल ट्राइब जो दूर दराज में रहते हैं और उनके अंदर जो 5 आधार जो हमने बोले वो आधार हैं उसके अंदर जी एनिमिस्ट है। और 5वीं जो रह गई, जो तीसरी जो मतलब रह गई दोनों से, उसको अन्य पिछड़ा वर्ग बोला गया। जो मुख्य पिछड़ा वर्ग है, पहले इनको पिछड़ा वर्ग बोला गया था उस जनगणना में। ये पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, हिंदुओं में ये पिछड़ गई जी, अब उनसे अलग हो गई। ये बहिष्कृत जातियाँ उनने बहिष्कार कर दिया। उसके आधार पर जो लास्ट जो रह गई, उन्होंने हिंदुओं ने उनको बहिष्कृत नहीं किया था, हिंदुओं के अंदर में थी लेकिन जातियाँ यही थी, वहीं से आई थी ये भी। तो उन जातियों का थोड़ा सा उनके हाथ का छुआ हुआ पानी पी लेते थे, इतना फर्क था। उनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पी लेते, वो बहिष्कृत थे। इनके हाथ का छुआ हुआ पानी पी लेते थे, वो बहिष्कृत नहीं थे। तो ये जो जातियाँ थीं उनको अन्य पिछड़ा बोला गया। और स्थिति उनकी शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा बदतर थी। मतलब उनके पास में ज़मीन बहुत कम है, उनके पास में जो है एजुकेशन है ही नहीं, 0 के बराबर है। वो आर्थिक आधार पर पिछड़े, कच्चे मकान हैं उनके। तो कुल मिलाकर के ये जो कैटेगरी बनी पिछड़े वर्ग में, 3 कैटेगरी बनी। पिछड़े वर्ग में 3 कैटेगरी बनी। नंबर 1 शेड्यूल कास्ट, नंबर 2 शेड्यूल ट्राइब और नंबर 3 शेड्यूल ओबीसी। उसको अन्य पिछड़ा वर्ग बोला। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ही उसी संविधान के अंदर 340 का प्रावधान किया ना, जो उस समय नहीं बैठा, 53 में बैठा, जिसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था। 340 के ऊपर नेहरू जी एक्शन नहीं कर रहे थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से गुस्सा होकर के। अब सवाल ये उठता है, ये जो कैटेगरी जो वाला मामला है ये राजनीतिक मामला है। शैक्षणिक स्थिति जो थी, शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन आया, ये बात सत्य है कि कुछ जातियों ने शेड्यूल कास्ट के अंदर ही एजुकेशन में पहल की, जो अपने काम धंधे थे उनको छोड़ दिया। कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्होंने अपने जाति के अंदर परिवर्तन किया। कैसे किया? नंबर 1 पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, मतलब अपना जो मांस खाना था गाय का और वो छोड़ दिया। और तीसरा मतलब जो है उन्होंने अपना जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिला था तो उन्होंने अच्छी नौकरियां प्राप्त की। अच्छी का मतलब सबसे ऊंची जो नौकरी होती है IAS की होती है। तो उसमें हिस्सेदारी जब मिलती है जब वो पढ़ाई लिखाई होगी उसकी जी। जब वो पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, उसमें कंपटीशन में नहीं आएगा तो वो कैसे फिर बन जाएगा। तो कुछ जातियों ने इस आधार पर किया और उनकी जाति की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्होंने पॉलिटिकल मतलब पार्टियाँ ही बना ली अपनी। तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के कारण वो टिकट लेने की जगह वो टिकट देने वाले बन गए, टिकट देने लगे। पहले वो जो जातियाँ, दूसरी जो जातियाँ थीं वो टिकट लेती थी, अब वो टिकट देने वाली जाति बन गई। तो उसका थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ ना जी। तो ऐसी जातियाँ कुछ OBC के अंदर हैं, जैसे मान लो रेड्डी है, कम्मा है, आपका मतलब तमिलनाडु में चला रहे हैं, वो भी OBC की पार्टी है, यादव हैं, जाट हैं। इसी तरह से
शेड्यूल कास्ट में मतलब चमार है, जाटव है, तो ये पासवान है, उसकी अलग मतलब उनकी अपनी पार्टी है। मांझी ने भी अपनी पार्टी अलग बनाई उन्होंने। तो जैसे जैसे जागृति पैदा हुई तो उन्होंने अपनी पार्टियां भी अलग बनाना शुरू कर दी और उसके आधार पर अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे। तो काशीराम जैसे लीडर आए बीच में इसी में, तो उन्होंने कहा भी खाली आरक्षण से काम नहीं चलेगा, अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। और जो वर्गीकरण आज इसकी बात कर रहे हैं, आप शेड्यूल कास्ट के अंदर वर्गीकरण की बात जो कर रहे हो जी, लेकिन काशीराम ने तो ये कहा कि भाई 75% और 80% तक अकेला ब्राह्मण ले गया। तो जो जनरल कास्ट में 50% नौकरियां तो जनरल के पास है ना जी, तो उसमें कैटेगराइजेशन उसमें भी तो होना चाहिए। उसमें ये भी देखना चाहिए कि ब्राह्मण कितने ले गए हैं, क्षत्रिय कितने ले गए हैं, वैश्यों के पास में कितनी नौकरी हैं और कितने आईएएस कौन से वर्ग में हैं। तो ये जब कैसे पता लगेगा, ये जब जाति जनगणना होगी तब पता लगेगा जी। और जाति जनगणना कराना नहीं चाहती सरकार, ना तो कांग्रेस सरकार ने कराया और ना मतलब जो आज वर्तमान सरकार है एनडीए की ये कराना चाहती है। और जो एक जनगणना हुई थी वो जनगणना नहीं हुई थी, वो एक सर्वे था जो क्या नाम है 11 में हुआ है। तो 11 वाला सर्वे में तो इस रिपोर्ट आई वो भी नहीं थी, आंकड़े नहीं दिए। अब बिहार की रिपोर्ट आई, उसके ऊपर रोक लगवा दी उन्होंने, आरक्षण 60% कर दिया, सीमा 50 बना दी, 50 से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर कैटेगराइजेशन होगा तो फिर होगा। अब ईडब्ल्यूएस बनाया आपने 10%, वो उसमें अपर कास्ट के लोग ही आते हैं, जो सवर्ण लोग हैं जो जनरल में थे उसमें से काट के 10 बना दिया जी। उसमें आपने कोई कैटेगरी नहीं रखी, उसमें ना तो एससी जा सकता है, ना उसमें एसटी जा सकता है, ना उसमें ओबीसी जा सकता है। मलाई तो बना दिया आपने, मलाईदार तबका ओबीसी बना दिया, लेकिन ओबीसी का मलाईदार तबका है, उसके नौकरी में ईडब्ल्यूएस में वो गरीब है उसमें भी नहीं जा सकता और वो जनरल में भी नहीं आ सकता। और 27% उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, जनसंख्या उसकी 52% है। तो उसके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कौन विचार करेगा। अब उसमें कैटेगरी कराने के लिए आपने रोहिणी आयोग बना दिया। रोहिणी आयोग ने भी मतलब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, वो भी कभी भी आ सकता है। अब सवाल तीसरा उठता है जो मतलब हमारे माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जो लिखी है अपने उसमें टिप्पणी लिखी है जी, वो टिप्पणी के ऊपर अभी मीडिया में चर्चा नहीं है। वो टिप्पणी है, बाकी तो सब में चलती है, उस पर मैं नहीं बोलूँगा जी। जो टिप्पणी है वो ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो अपना अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो छपा अभी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है 3 अगस्त 2004 की है जी। तो उन्होंने वो जजमेंट में एक टिप्पणी के ऊपर हवाला दिया है। उसमें हवाला ये दिया है कि ये अध्ययन में पाया गया है, गुजरात में अध्ययन किया गया है, तमिलनाडु में किया गया और कुछ स्टेट में और में किया गया है। तो उसमें ये पाया गया है कि कुछ जातियां विद इन शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों के अंदर ही एक जाति अपने को ऊंचा मान करके दूसरी जाति को नीचा दिखाती हैं और उसके साथ में अछूतपन का व्यवहार करती हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर ही जी। तो उन्होंने सवाल ये उठाया है कि जो होमोजीनियस ग्रुप जो बनाया गया था शुरू में जी जी जी, तो वो होमोजीनियस का पालन नहीं कर रहे वो लोग। एक ऊंची जाति मान रही है अपने को, एक को नीची जाति मान रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्यों ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का एट्रोसिटी एक्ट 1989 में जो बना है उस एक्ट में क्यों ना संशोधन कर दिया जाए। ये सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने जी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से एक डायरेक्शन भी है, समाज के लिए भी है और सरकार के लिए भी। अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे तो उन्होंने उनका हंटर तैयार है सुप्रीम कोर्ट का कि कल के लिए वो इस संविधान में संशोधन करके इसमें एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और वो शेड्यूल कास्ट का आदमी अपर कास्ट के आदमी के ऊपर या नॉन शेड्यूल कास्ट के आदमी के ऊपर इसलिए एट्रोसिटी एक्ट में FIR कराता है क्योंकि वो उसके अंदर जाति पाति का भेदभाव कर रहा है और उसके लिए नीचा दिखा रहा है। तो नीचा ऊंचा तो ख़त्म किया गया संविधान ने, ऊंच नीच कोई नहीं है। और एट्रोसिटी एक्ट भी इसलिए बनाया है कोई किसी को जाति के आधार पर नीचा नहीं माने और ना उसके साथ भेदभाव करे और ना इसको गाली माने किसी भी जाति को। तो वो जब FIR कर सकता है उसके खिलाफ
तो क्यों ना शेड्यूल कास्ट का आदमी जो अपने को ऊंचा समझ रही है, जो जाति उस जाति से संबंधित है, और वो दूसरी जाति को नीचा मान करके उसके ऊपर दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके ऊपर कोई एट्रोसिटीज कर रहा है, तो क्या उसको लिए भी अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो अपने शेड्यूल कास्ट के अंदर की ऊंची जाति को पकड़ दे? इसी तरह शेड्यूल कास्ट के अंदर ही मतलब दूसरे जाति के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो मीना, मतलब जो समर्थ जाति है उनके पास ज़्यादा आरक्षण है, ये भी बोला गया मलाइजा तबका। अगर वो मान लो गरसिया जाति है या कोई भील जाति है, उसके ऊपर दुर्व्यवहार करते हैं या करते हैं, तो एक गरसिया या एक मतलब जो है गैर मीना है, वो मीना के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के लिए FIR कर सकता है। इसी तरह से मान लो एक जाति पासवान है, पासवान अपने को ऊंचा मान रहा है, मुसहर नीचा मान रहा है, तो अगर पासवान मुसहर के साथ में दुर्व्यवहार करता है तो मुसहर जो है उसके पासवान के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट डाल सकता है। तो इसलिए ये कितना मतलब जजमेंट दूरदर्शी दृष्टि से दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये ठीक भी है, क्योंकि जाति पाति के ऊपर अगर कड़ा रुख नहीं अपनाएगा सुप्रीम कोर्ट, तब तक ये समानता का होमोजीनियस ग्रुप अगर है, माना गया है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतपन के जब परिभाषा दी थी तब रखा गया, तो उसको व्यवहार में भी मतलब आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत नहीं कह रहा, व्यवहार में व्यवहार करने के लिए हमें किसी के साथ में अछूतपन का, चाहे शेड्यूल कास्ट की जाति दूसरी जाति के साथ व्यवहार कर रही है, उनको भी सुधार करना चाहिए, और ओबीसी की जाति के ऊपर अपने को ऊंचा मान करके उनको नीचा मान रही है, उनके लिए भी उसमें सुधार करना चाहिए। नहीं तो मतलब जो है उसमें ये जो क्रीमी लेयर का जैसा रख दिया, क्रीमी लेयर का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन क्रीमी लेयर तो हमारे गवई साहब ने खुद ही मतलब जो जनरेट किया है, और उसके ऊपर हमारे जो सांसद हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, वो मोदी जी से मिलने गए, क्योंकि अधिकार जो है लागू करने का तो सरकारों को है, केंद्र सरकार के पास में राज्यों से आएगा प्रस्ताव, तो राज्य में संसद में जब तक पास नहीं होगा तब तक कैटेगराइजेशन हो नहीं सकता, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट को ही अधिकार है, वो अपनी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं, राज्य सरकार जो है रिकमेंडेशन भेज सकती है, और करेगा मतलब केंद्र ही, तो केंद्र में पार्लियामेंट में बाकायदा आएगा, उसमें बहस होगी, उसके बाद में मतलब उन जाति इंक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, और उसके बाकायदा क्वान्टिफाइड डेटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है, तो एक टिप्पणी दी है, उसने ये भी कहा है कि आप जो है चाहो तो इसके लागू करवाने के लिए आप नई मतलब पीठ में जा सकते हो, और रिव्यू पिटीशन जो 11 जजों की खंडपीठ है, जैसे क्रीमी लेयर अगर हटाना है तो क्रीमी लेयर में जो बड़ी पीठ थी उसने दिया था 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता छोटा, तो उसको हटवाने के लिए आपको जो है वैसे भी रिव्यू में जाना पड़ेगा अगर उसको हटवाना है, ज़्यादा आरक्षण लेना है। और दूसरा जो सवाल है वो ये सब डेटा जो इकट्ठे करती रहती हैं राज्य सरकारें या सैम्पल सर्वे, ये इतने OBC हैं, इतने SC हैं, इतने SC ST की जनगणना होती है, उनका क्वान्टिफाइड डेटा है, जातियों की इंडिविजुअल जाति की भी होती है सेंसस में, लेकिन OBC की नहीं होती, और अपर कास्ट की जातियों की भी होनी चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर भी अपर कास्ट का है, तो क्रीमी लेयर में ये भी समीक्षा होनी चाहिए कौन सी जाति मतलब क्रीमी लेयर में 10% में ले गई है और कौन सी जाति को अपर कास्ट में नहीं मिला है। इसलिए जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, इस पर मतलब जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, और कैटेगराइजेशन हो या ना हो ये तो बाद की बात है, लेकिन पहला सवाल जो है जाति जनगणना का है। जाति जनगणना हर हालत में होनी चाहिए, और इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक्शन लेना चाहिए, और बहन मायावती जी ने जो संज्ञान लेकर के जजमेंट के ऊपर सबसे पहले लिखा है संशोधन करने के लिए, सरकार के लिए एक्शन लेने के लिए, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और जो भी नेता ले रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे दूसरे हों, सभी बधाई के पात्र हैं। और इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को और मतलब कोर्ट को जो माननीय जज हैं उनको मिल करके इसके ऊपर एक बहुत ही ऐसा जजमेंट रहना चाहिए ताकि ये भारत जो है बांग्लादेश नहीं बने, क्योंकि बांग्लादेश से शेख हसीना को जो भागना पड़ा वो आरक्षण के मुद्दे पे ही मतलब बवाल हुआ जी। इसलिए ये बहुत संगीन मुद्दा है और बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और इस पर कोई भी हमें ऐसा कदम नहीं उठाएं ताकि हमारे देश में शांति व्यवस्था भंग हो। थैंक यू।